तो देखो इस चैप्टर के वैसे देखा जाएंगे तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। एक सर्कुलर मोशन, दूसरा पार्ट है सेंटर ऑफ मास, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलर सेंटर ऑफ मास एंड देन एक्चुअल रोटेशनल मोशन। और पूरा रोटेशनल मोशन का स्टडी हम करते हैं इन कंपैरिजन विथ लीनियर मोशन। और अगर आप थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हो तो देयर इज इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर आ जाता है। इट इज अबाउट सेंटर ऑफ मास ना। सो देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई पार्टिकल है विच इज इन सर्कुलर मोशन, और ये इस प्रकार से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, ये अगर इस प्रकार से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो थीटा रहती है हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो कि हम रेडियन में मेजर करने वाले हैं। ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा is perpendicular to plane of circular motion. And given by right hand thumb rule. ठीक है, अगर ये पार्टिकल इस प्रकार से घूमेगा, आपकी फिंगर्स अगर पार्टिकल के अलोंग रहेगी तो योर थंब ऑफ राइट हैंड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। सो इन दिस केस ओमेगा विल बी अलोंग द एक्सिस। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर है v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब r is radius vector, omega is angular velocity, v is linear velocity.
सो ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। v की डायरेक्शन इस प्रकार से अलोंग द टेंजेंट रहने वाली है। सो these three are mutually perpendicular to each other. ठीक है, ये सभी 90 डिग्री के रहने वाले हैं। सो ये रिलेशन ध्यान में रखना है, तो डायरेक्शन में गड़बड़ी होती है। और फिर तीसरा है दिस इज एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, एंड यू कैन ऑलवेज राइट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर बार। सर आपने टेंजेंशियल क्यों लिखा? बिकॉज इन सर्कुलर मोशन देयर आर टू एक्सीलरेशन, दो एक्सीलरेशन रहते हैं। कौन से दो? टोटल एक्सीलरेशन ए will be तो ये है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और ये रहेगा हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन dv बाई dt को आप हमेशा अल्फा बार क्रॉस आर बार लिख ही सकते हो। ओमेगा स्क्वायर आर या ओमेगा इंटू आर को v, सो आप v स्क्वायर अपॉन आर ऐसा भी लिख सकते हो। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन speed is constant, therefore dv by dt equal to 0, and hence only centripetal acceleration is present। ठीक है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं रहेगा। कहाँ पर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। पक्के से ध्यान में रखना। ठीक है, और फिर हमारे पास दो तीन रिलेशन है। कौन कौन से रिलेशन है हमारे पास? सो व्हाट वी हैव इज v इक्वल टू u प्लस एटी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा v के जगह ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, एंड थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ठीक है, सो
इस प्रकार से these are kinematical equation for circular motion. ठीक है, इतना पार्ट हमें पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और फिर मोशन ऑफ व्हीकल अलोंग सर्कुलर रोड, यहाँ पर हम टिपिकली कहते हैं, पहली केस है अनबैंक रोड, जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो आप यहाँ पर लिखते हो वी मैक्स इक्वल टू, ये ऐसी डायग्राम रहेगी ना यहाँ पर, v अगर इसकी वेलोसिटी है, r अगर रेडियस है, इसका मास अगर m है, तो mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू इंटू mg। m कैंसल, आप लिखोगे वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इस रोड को बैंक कर दिया। बैंक रोड में क्या होगा, अब ये व्हीकल अगेन रेडियस आर रहेगी, ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका वेट विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये एंगल थीटा होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट आने वाला है, ये अगेन थीटा, दिस इज mg cos थीटा। और ये आने वाला है mg sin थीटा। So mg cos थीटा इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगी विच इज इक्वल टू mg। हम नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट लेंगे,
ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगी परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये रहेगा इन कॉस थीटा क्योंकि ये थीटा है, और ये रहेगा इन साइन थीटा। और वैसे ही ये फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स के भी कंपोनेंट अपने को कंसीडर करने पड़ेंगे। ये अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, एफ आर कॉस थीटा दिस इज एफ आर साइन थीटा। ठीक है, सो देखो जैसे ही बैंकिंग किया तो क्या हुआ, इसके पहले सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था। अब फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट ये काम करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। नॉट ओनली दैट, फ्रिक्शनल फोर्स का एक कंपोनेंट mg में ऐड हो जाएगा, तो उसके कारण नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने वाली है। और फिर यहाँ पर आप लिखते हो Vmax equal to mu s plus tan theta upon 1 minus mu tan theta into Rg का अंडर रूट। कुछ भी नहीं, फोर्सेस को बैलेंस करो, ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, फोर्सेस को अगर बैलेंस करते हैं तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर दो तीन कंडीशन आ जाती है बैंक रोड पर। कौन कौन सी कंडीशन आ जाती है? तो एक तो हमने लिखी वी मैक्स की, दूसरी है वी मीन की, कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी रहेगी। मिनिमम वेलोसिटी की भी कंडीशन आती है, और ये वी मीन की कंडीशन देखो, मिनिमम वेलोसिटी क्यों चाहिए? क्योंकि अगर उतनी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, क्यों अगर उतनी वेलोसिटी नहीं है तो ये स्लाइड होने लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये इस डायरेक्शन में भी फिसलना नहीं चाहिए, बाहर के डायरेक्शन में भी फेंका नहीं जाना चाहिए, इसलिए वी मीन की कंडीशन रहेगी। एंड वी मीन हम देते हैं tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा इंटू Rg। एंड तीसरी है मोस्ट सेफ स्पीड, ये वो कंडीशन है, द कंडीशन वेयर frictional force should be equal to 0। नो रोल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा, तो ये रिलेशन रहेगा v इक्वल टू अंडर रूट Rg tan थीटा। ये रिलेशन सिंपल है, देखो फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं रहेगी, सो म्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी म्यू 0 हो गया, सो यहाँ पर सिर्फ tan थीटा बचने वाला है, सो tan थीटा इंटू Rg। दिस इज मोस्ट सेफ स्पीड, फ्रिक्शन नहीं है, गाड़ी सबसे ज्यादा समय चलने वाली है। ठीक है, सो ये तीन कंडीशन
मोशन ऑफ व्हीकल अलोंग सर्कुलर रोड पर आने वाली है। ठीक है, ओके। और ये तीनों भी बस इसके बैलेंसिंग के थ्रू आती है, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने व्हीकल लिया, उसका वेट तो हमें डेफिनेटली रहने वाला है, परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल रिएक्शन रहेगी एंड फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। ठीक है, सो परपेंड नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट ले लिए, ठीक है, इन कॉस थीटा इन साइन थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स के कंपोनेंट ले लिए। अब विच इज टुवर्ड सेंटर वो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r के साथ उनको इक्वेट किया और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को इक्वेट किया। ठीक है, mg प्लस एफ आर साइन थीटा इक्वल टू एन कॉस थीटा। ठीक है, सो इनको इक्वेट करके फिर दोनों रिलेशन आ गए, रिलेशन से फिर आगे की चीजें सब आ जाती है। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है विच इज अबाउट कोनिकल पेंडुलम। एक आधा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है ना। अब नॉर्मल पेंडुलम क्या होता है हमारा, सो ये हमारे नॉर्मल पेंडुलम की केस रहेगी। ये थीटा रहता है, ये टोटल इसकी लेंथ एल रहेगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ऐसा इसलिए क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इसके वेट के कारण रहने वाला है। अब यहाँ पर जो कोनिकल पेंडुलम है उसके केस में ऐसा रहेगा, ये इस प्रकार से अलोंग द सर्कल मूव होने वाला है। सो अब देखो, ये टेंशन रहेगा स्ट्रिंग में टी, और ये सेंटर है, इसकी लेंथ अगर एल है, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा। ठीक है, सो देखो, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो दिस विल बी mg ये रहेगा टी कॉस थीटा, दिस विल बी टी साइन थीटा। ठीक है, और अगर ये थीटा है तो ये हाइट रहेगी एल कॉस थीटा, ये रहेगी एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगर फोर्स बैलेंस वाला इक्वेशन लिखते हैं हम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर अपॉन r is provided by t sin theta, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में हम लिखेंगे
mg equal to t cos theta. Therefore, t tan theta equal to v square upon rg, और v square upon r को ओके t नहीं रहेगा, it will be only tan theta. सो v square upon r को ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा v square upon r square विच इज ओमेगा स्क्वेयर. ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू g tan थीटा अपॉन r. r मतलब रेडियस. अब हमारी रेडियस क्या रहेगी यहाँ पर, ये L sin थीटा वाला पार्ट. हाँ, तो अब देखो टाइम पीरियड होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी, तो t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. सो आप लिखोगे 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ तो इट विल बी अंडर रूट जी tan थीटा अपॉन आर. आर ऊपर चला गया, ये हो जाएगा L cos थीटा अपॉन जी. So this will be simply time period for conical pendulum. L के जगह यहाँ पर L cos थीटा आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये L cos थीटा इतने हाइट पर ही इस प्रकार से ऑसिलेट होने वाला है. ठीक है, चलो. सो दिस इज रिलेशन फॉर कोनिकल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम के केस में ये 2 पाई अंडर रूट L बाई जी रहेगा. यहाँ पर इट विल बी L cos थीटा बाई जी. अगर ये सब पार्ट क्लियर है तो लेट्स मूव अहेड and talk about center of mass. So for extended bodies, center of mass is that point where total mass of system is concentrated. Is concentrated. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे. इसका रिलेशन एक सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1x1 plus m2x2 plus and so on up to mn xn upon m1 plus m2 plus and so on up to mn. So that is summation mi xi I equal to 1 to n upon summation mi I equal to 1 to n. That is summation mi xi
अपॉन कैपिटल है। और यही अगर छोटे छोटे मास एलिमेंट है तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखोगे, दिस इज इंटीग्रल एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। सभी सेंटर ऑफ मास आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। जैसा x के लिए रहेगा वैसा ही y के लिए रहेगा, वैसा ही z के लिए रहेगा। आप आराम से इसे लिख सकते हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर ऑल बॉडीज which are not very large, center of mass and center of gravitation या center of gravity coincide each other। सेंटर ऑफ मास के केस में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटर ऑफ मास फॉलोज सिमेट्री। For symmetrical bodies lie at their geometrical center, obviously if mass is uniformly distributed। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रिंग, डिस्क, स्फीयर, रॉड, स्क्वायर प्लेट, cylindrical vessel, center of mass lie at their center। उनका जो सेंटर रहेगा वहां पर सेंटर ऑफ मास रहने वाला है। ठीक है। कुछ है जो हमें पता होने चाहिए, उतने सिर्फ हम लिख लेंगे। और रेक्टेंगल center of mass is at intersection point of diagonal। For triangle it is at centroid। कुछ अजीबोगरीब शेप है उनके लिए लिख लेंगे। For half ring center of mass is at 2r upon pi। ये y डायरेक्शन का डिस्टेंस।
For ring segment, it is at r sin theta upon theta. रिंग सेगमेंट मतलब इस प्रकार से। ये इंक्लूडेड एंगल थीटा रहेगा और ये डिस्टेंस है YCM। फॉर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, फोर r upon 3 pi। For sector of a disc, 2r sin theta upon 3 theta। दो और इंपॉर्टेंट है वो भी लिख देंगे। फॉर hollow cone, y center of mass equal to h by 3। For solid cone, y center of mass equal to h by 4। For hollow cone, it is h by 3। सो ये सेंटर ऑफ मास के रिलेशन हमें पता होने चाहिए। अब देखो, रोटेशनल मोशन में बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल है। दो तीन चीजें हैं वो फटाफट देख लेते हैं। तो देखो, रिजिड बॉडी की मोशन 3 टाइप की हो सकती है। आइदर प्योर ट्रांसलेशनल, velocity of each particle will be same। ठीक है,
दूसरी प्योर रोटेशनल। सो एक पॉइंट रहेगा फिक्स पॉइंट इनसाइड द बॉडी, और तीसरी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो ये तीन प्रकार से हमारे रिजिड बॉडी की मोशन होने वाली है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एनालॉगस टू mass in linear motion, and it talks about how mass is distributed inside the body। ठीक है। तो यहाँ पर I आ जाता है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर। इसको आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, I इक्वल टू इंटीग्रल r स्क्वायर dn। ठीक है। यहाँ से आगे जाते हैं तो देन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेडियस ऑफ गायरेशन। The distance of that point from axis of rotation where if complete mass of body is situated, we will get same moment of inertia। We will get same moment of inertia। सो अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर, तो आप इसे ही लिख सकते हो m into k square, where m will be mass of body m1 plus m2 plus m3 and k जहां पर m सिचुएटेड होने से सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने वाला है। ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कौन से? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस this is applicable for any body। सो ये सेंटर ऑफ मास है।
और ये डिस्टेंस अगर a है, सो आप इस एक्सिस के अबाउट का mi दे सकते हो I equal to I center of mass plus mass of body m into distance between the axis का square, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस का स्क्वायर। डेफिनेटली आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए अबाउट द एक्सिस विच इज पैरेलल टू गिवन एक्सिस। ठीक है, दूसरा है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन लैमिना। ये क्या कहता है, अगर आपकी बॉडी एक प्लेनर बॉडी है, ठीक है, तो अगर इस प्रकार से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, तो आप तीसरे एक्सिस के अबाउट का भी निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आई एक्स इक्वल टू आई वाई। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब दो तीन इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो पता होने चाहिए, फिर हम एमआई लिस्ट डाउन करेंगे। एक्सक्यूज मी। हमारा टॉर्क होता है आर क्रॉस ए, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा है, एंड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी summation of F should be 0 and summation of torque should also be 0। ठीक है, दूसरा टॉर्क का इंपॉर्टेंट चीज है। अब टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स, सो ये आता है टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt, और टॉर्क का दूसरा रिलेशन है मास के बराबर यहाँ पर I है, एंड एक्सीलरेशन के रिलेटेड एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा। सो अगर नेट टॉर्क 0 रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा L इक्वल टू आई ओमेगा। also angular momentum L equal to R across P, where P is linear momentum। ठीक है, P is rotational momentum। फिर आगे जाएंगे तो हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
rotational kinetic energy will be half I omega square. अब I into ओमेगा को आप linear momentum कह सकते हो, तो this is half L square upon I या half L into ओमेगा. रोटेशनल मोशन में वर्क होता है जैसे उधर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, वैसे यहाँ पर टॉर्क इंटू थीटा रहेगा. एंड अगर फोर्स इज वेरिएबल तो ये आ जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा. जैसे वेरिएबल फोर्स के लिए आप वर्क लिखते हो एफ इंटू डी आर, वैसे यहाँ पर लिख सकते हो. Similarly, you can write power about rotation, power in rotational motion. So power equal to rate of doing work, यहाँ पर dt by d theta आ जाएगा, यह आ जाएगा t into ओमेगा. ठीक है. और अब रही बात रोलिंग मोशन की, तो लेट्स सी अबाउट रोलिंग मोशन. तो यहाँ पर आप लिखते हो v रोलिंग, वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस, ये h रहने वाली है, और ये इसको शायद से आप डिस्प्लेसमेंट कहोगे. So this is 2gh 1 plus k square upon r square. ये आ जाएगा, h को आप s sin थीटा पुट कर सकते हो, अपॉन 1 plus k square upon r square. एंड सिमिलरली एक्सीलरेशन आ जाएगा यहाँ पर g sin थीटा अपॉन 1 plus k square upon r square. और आप लिखते हो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड टू एस 1 plus k square upon r square upon g sin थीटा.
सर ये रिलेशन आए कहाँ से? दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे निकाले सर? सो आप लिखोगे एट टॉप मोस्ट पॉइंट mgh, नीचे आते आते क्या हो जाएगा? ये एनर्जी mvcm स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर में रहेगी। आप इसे mvcm का स्क्वेयर प्लस हाफ m के स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ऐसा लिख सकते हो। m चला गया तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज 2gh vcm का स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। अब ओमेगा स्क्वेयर को आप v स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा v cm नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पर, v स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल टू 2gh, also h इक्वल टू s sin थीटा। बस ये दोनों रिलेशन को यूज करके बाकी के सभी रिलेशन आ गए हैं। ठीक है, और अब जो नोट डाउन करना है, कुछ बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? सर एक रिंग का पता होना चाहिए, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। बाकी के सब आप निकाल सकते हो। एंड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इट इज mr स्क्वेयर। फॉर अ डिस्क similarly about axis passing through center it is mr square by 2। ये ऐसा रहेगा। ठीक है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर मतलब इस प्रकार से रहेगा। बाकी फिर पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम लगाकर आप सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, चलो एन्युलर डिस्क का आपको पता होना चाहिए। अगेन अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ये आने वाला है m r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर अपॉन 2। एन्युलर डिस्क मतलब हमारा क्या कहना है सर? सो इट विल बी लाइक दिस।
एक रेडियस है R1, एक रेडियस है R2। छोटी वाली ले लो R1, ठीक है, m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा ही सॉलिड स्फीयर का पता होना चाहिए। अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और ये आने वाला है 2/5 m r स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही हॉलो स्फीयर के लिए आता है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज 2/3 m r स्क्वायर। सिलेंडर के लिए आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। देखो सॉलिड सिलेंडर इज वेरी सिमिलर टू अबाउट एक्सिस along the axis। मतलब कैसे सर? ऐसे इट इज जस्ट एक्सटेंडेड डिस्क। सो डिस्क का जैसा रहेगा वैसा इसका आ जाएगा mr² 2। एंड फॉर हॉलो सिलेंडर about axis along the axis of cylinder, it is similar to ring। ठीक है, रिंग को सिर्फ आपने एक्सटेंड कर दिया। तो ये आने वाला है mr²। ठीक है, और दो तीन इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेते हैं। थिन रॉड axis perpendicular to rod and through center, it is आने वाला है ml² 12। ठीक है, वैसे ही फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट
ठीक है, सेंटर से जाने वाले एक्सिस के अलोंग ये आता है एम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन 12 इन प्लेट। ये ए रहेगी, ये बी रहेगी। एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट। वही अगर ये एक्सिस ऐसे रहेगा, सेंटर से जाने वाला ये आने वाला है एम बी स्क्वेयर अपॉन 12। और यही अगर एक्सिस ऐसा रहता तो यह आता एम ए स्क्वेयर अपॉन 12। सो इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होने चाहिए।